साथियों, आज की करंट अफेयर्स की क्विज से आपको तो लगातार सीधे ही 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, मैं पुष्पेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को नई क्विज सीरीज़ के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको 10 क्विज देखने को मिलेंगी। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्विज की शुरुआत। तो साथियों, आज की क्विज में जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है कि हाल ही में रिपोर्ट किया गया 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश के किस जिले में पाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनंतपुर जिले में पाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, टेड टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार नेटवर्क की स्थापना से यह जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ये समाचार नेटवर्क था CNN। अब हम बात करते हैं टेड टर्नर कौन है। तो टेड टर्नर का पूरा नाम रॉबर्ट एडवर्ड टेड टर्नर थर्ड है। यह एक अमेरिकी मीडिया उद्योगपति, टीवी नेटवर्क निर्माता, पर्यावरण कार्यकर्ता और परोपकारी व्यक्ति थे। इन्होंने 24 घंटे के न्यूज़ चैनल की शुरुआत करने और वैश्विक मीडिया जगत को बदलने के लिए इन्हें जाना जाता है। शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को 1938 में। बचपन का अधिक समय अटलांटा में बीता। उनके पिता बिलबोर्ड विज्ञापन व्यवसाय चलाते थे। टेड टर्नर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन बाद में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। करियर की शुरुआत की बात करें तो पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पारिवारिक विज्ञापन कंपनी संभाली और तेज़ी से बढ़ाया। बाद में उन्होंने टीवी और मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा। CNN की स्थापना 1980 के दशक में टेड टर्नर ने CNN की स्थापना की। यह दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज़ चैनल था। उस समय बहुत लोगों को लगा कि लगातार समाचार दिखाने वाला चैनल सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन CNN ने मीडिया जगत में क्रांति ला दी। CNN की सबसे बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करें तो लाइव अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज, युद्ध और वैश्विक घटनाओं का सीधा प्रसारण। 1991 के गल्फ वॉर के दौरान CNN की रिपोर्टिंग ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। अन्य बड़े काम, टेड टर्नर ने कई अन्य चैनल और मीडिया नेटवर्क भी शुरू किए, जैसे TBS, TNT, कार्टून नेटवर्क। उनकी कंपनी बाद में टाइम वार्नर के साथ जुड़ गई। टेड टर्नर खेलों के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने बेसबॉल टीम अटलांटा ब्रेव्स और बास्केटबॉल टीम अटलांटा हॉक्स के मालिक के रूप में भी काम किया। पर्यावरण और समाज सेवा की जगत की बात करें तो टेड टर्नर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन को लगभग $1 अरब दान दिए थे। वे क्लाइमेट चेंज, वन्यजीव संरक्षण और शांति अभियानों में भी सक्रिय रहे। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो टेड टर्नर की कई शादियां हुई। उनकी सबसे प्रसिद्ध शादी अभिनेत्री जेन फोंडा से हुई। उन्हें केबल टेलीविज़न किंग कहा जाता है। वे नौकायन के शौकीन थे और कई प्रतियोगिताएं जीती। उन्होंने मीडिया उद्योग में 24/7 समाचार प्रसारण का नया दौर शुरू किया। टेड टर्नर ने दुनिया में समाचार देखने का तरीका बदल दिया। आज लगभग हर देश में 24 आवर्स न्यूज़ चैनल मौजूद है, जिसका श्रेय काफ़ी हद तक उनके विचार और CNN मॉडल को जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि R बालासुब्रमण्यम और KV राजू को हाल ही में किस संस्था के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस संस्था का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख नीति निर्माण संस्था है, पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो भारत परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय संस्था। यह संस्था भारत सरकार को आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी नीतियों पर सलाह देती है। 1 जनवरी 2015 को इसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसने पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली थी। नीति आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले प्लानिंग कमीशन देश की योजनाएं बनाता था, लेकिन समय के साथ उसकी कार्यप्रणाली पुरानी माने जाने लगी। इसलिए नई सोच और आधुनिक विकास मॉडल के लिए नीति आयोग बनाया गया, जिसका मुख्य कारण था राज्यों को अधिक भागीदारी देना, बॉटम अप प्लानिंग को बढ़ावा देना, तेज और आधुनिक नीति निर्माण को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। गवर्निंग काउंसिल, इसमें शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। वाइस चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक कार्य संभालता है। नीति आयोग का पर्पस क्या है? तो देश के विकास की नीति बनाना, दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करना, राज्यों के साथ सहयोग, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार हेतु स्थित नीतियां बनाना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास का कार्य करें। नीति आयोग इसी सिद्धांत पर बात करता है। ठीक है। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना ताकि वे विकास में बेहतर प्रदर्शन कर सके, जैसे एजुकेशन रैंकिंग, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स। नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, नेशनल हेल्थ इंडेक्स। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर की बात करें तो प्लानिंग कमीशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और नीति आयोग की स्थापना 2015। प्रकृति योजना बनाने वाली संस्था नीति सलाह देने वाली संस्था है। धन आवंटन करता था प्लानिंग कमीशन, ये धन आवंटन नहीं करता है। टॉप डाउन प्लानिंग कमीशन देखता था, बॉटम अप नीति आयोग देखता है। राज्यों की भूमिका कम, ये राज्यों की भूमिका अधिक बनाता है। आधुनिक सोच की बात करें तो डिजिटल इंडिया पर जोर, इनोवेशन को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी बनाना। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पास वित्तीय शक्तियाँ कम हैं, इसलिए यह सलाह देता है। कई योजनाओं को सफल बनाने में चुनौतियां रहती हैं। नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के परिणाम स्वरूप हुआ था। नीति आयोग भारत के विकास के लिए आधुनिक नीति निर्माण संस्था है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों को साथ लेकर देश को तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। अब अगले सवाल की बात करें कि भारत ने जापान के साथ किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका ऑप्शन ए होगा क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान। फिर अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, जिसने हाल ही में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में अपना पहला संयुक्त राज्य केंद्र स्थापित किया, किस भारतीय संस्थान से संबद्ध है? तो आईआईटी मद्रास से संबद्ध है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद बात करते हैं भारत किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। तो हम बात करते हैं कि IBCA से मतलब क्या है। तो IBCA से मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बिल्लियों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। भारत ने इस पहल की शुरुआत की है, नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में की थी। यह घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। IBCA का पर्पज़ है बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाना और उनके संरक्षण के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। किन जानवरों को शामिल किया गया है? तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों पर केंद्रित है, टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। IBCA की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुनिया में बड़ी बिल्ली प्रजातियां कई खतरों का सामना कर रही हैं। जंगलों की कटाई, शिकार, जलवायु परिवर्तन, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध वन्यजीव व्यापार, इन समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी था। IBCA के मुख्य कार्य की बात करें तो संरक्षण कार्यक्रम, बड़ी बिल्लियों और उनके आवास की सुरक्षा, अनुसंधान, वन्यजीव पर वैज्ञानिक अध्ययन और डेटा साझा करना, देशों के बीच सहयोग स्थापित करना, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वित्तीय सहायता देना। भारत की भूमिका की बात करें तो भारत लंबे समय से वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी रहा है। विशेष रूप से प्रोजेक्ट टाइगर को दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक जंगली बाघ पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो ये भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। IBCA के लाभ क्या है? तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की रक्षा करना, जैव विविधता की संरक्षण करना, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत इस गठबंधन का प्रमुख संस्थापक देश है। यह केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा पर काम करेगा।
कई देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। भारत ने इस पहल के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और मजबूत किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत में पायरोलिसिस ऑयल और रिकवर कार्बन ब्लैक के लिए नए मानक प्रस्तावित किए हैं? तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2030 तक $25 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को। स्कूली बच्चों में विकलांगता की शीघ्र पहचान के लिए NCERT द्वारा कौन सा डिजिटल स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशस्त 2.0। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रशस्त 2.0 है क्या। तो प्रशस्त 2.0 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल स्क्रीनिंग टूल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में डिसेबिलिटी या विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की शुरुआती पहचान करना है। प्रशस्त का पूरा नाम है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, पूर्व मूल्यांकन समग्र स्क्रीनिंग उपकरण। प्रशस्त 2.0 क्या है? तो प्रशस्त 2.0 इसका अपडेटेड संस्करण है। इसे स्कूलों में बच्चों की सीखने, देखने, सुनने, बोलने या व्यवहार संबंधी समस्याओं की जल्दी पहचान के लिए बनाया गया है। यह टूल शिक्षकों की मदद करता है ताकि वे ऐसे बच्चों को समय पर सहायता दिला सकें। इसे विकसित किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशस्त 2.0 का जो उद्देश्य है वो है दिव्यांग बच्चों की जल्दी पहचान, बच्चों में शुरुआती स्तर पर कठिनाइयों का पता लगाना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना, शिक्षकों की सहायता करना, सही मार्गदर्शन देना। प्रशस्त 2.0 किन समस्याओं की पहचान करेगा? तो कई प्रकार की समस्याओं को पहचानेगा, जैसे दृष्टि संबंधी समस्या, सुनने की समस्या, बोलने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई, बौद्धिक दिव्यांगता, व्यवहार संबंधी समस्या, ऑटिज्म जैसी स्थितियाँ। ये काम कैसे करेगा? तो शिक्षक बच्चों का अवलोकन करेंगे, डिजिटल टूल में प्रश्नों के उत्तर भरे जाएंगे, सिस्टम संभावित समस्या का संकेत देता है, जरूरत होने पर बच्चे को विशेषज्ञ जांच के लिए भेजा जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेस है, उपयोग में आसान है, शुरुआती पहचान में मददगार है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देगा, डेटा बेस्ड मूल्यांकन होगा, बच्चों को समय पर सहायता मिलेगी, पढ़ाई में सुधार होगा, ड्रॉप आउट कम हो सकता है। इससे ज़रूरत वाले बच्चों का आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और प्रशस्त 2.0 भारत में समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कोई भी बच्चा अपनी विशेष ज़रूरतों के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। यानी कुल मिला के बात करें, यहाँ पर सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई बच्चा इस कारण से एजुकेशन से दूर ना हो पाए कि उसको लगे कि वो डिसेबल है या फिर उसके लिए माहौल नहीं है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और इंडिया डिजिटली आगे काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो साथियों, आज का ये करंट अफेयर्स का क्विज का सेगमेंट कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास। अगर आप डेली इस वीडियो को देख रहे हैं जो डेली करंट अफेयर्स वाइज आ रहा है और आप इसके एक्सप्लेनेशन को डिटेल सुन रहे हैं, तो आपको मंथ के एंड में रिग्रेट नहीं होगा और किसी भी पेपर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करूँ। और लास्ट में आपको इसका कंबाइंड PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहिए, पेपर को बीट करिए और सफलता अचीव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।